ओके, बताएं कि आप लोगों को उन क्वेश्चंस को आपने ट्राई किया, और अगर आपको उसमें किसी क्वेश्चन में मेरी हेल्प की जरूरत है तो बताएं। 83 वाला नहीं हुआ? ओके, 132, एक मैं यहाँ नोट कर लूँ। 83, 132, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बेटा? तो मैं अभी बोर्ड पे कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ये दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं जी, सबसे पहले 83। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 83 देखें। 97 की कर देता हूँ बेटा, अभी 83 कर लूँ, उसके बाद 97 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है हमें। कहता है 50 स्टूडेंट्स टू कप अ टेस्ट। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 50। द रिजल्ट्स ऑफ दोज हु पास द टेस्ट इज गिवन बिलो। ये जो मार्क्स हमें गिवन है, ये उन स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया है। तो इसका जरा टोटल करके देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करके देखते हैं जरा। फ्रीक्वेंसी है 8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 40। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट पास किया है वो 40 स्टूडेंट्स हैं। ये 140 नहीं है बेटा, सिर्फ 40 है, ख्याल करना। 40। तो इसका मतलब है 50 में से 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया है। उसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन ये है कि इफ द एवरेज फॉर ऑल द 50 स्टूडेंट्स वाज 5.16, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज 5.16 है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ दोज हु हैव फेल्ड। जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं हमने उनका एवरेज बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करें तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 83 की। यहाँ पर मैं कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 50 थे, n1 प्लस n2, और इन 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मेरे पास आ रहा था वो था 5.16, यानी ये वैल्यू मेरे पास है 5.16। अच्छा, अब यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स ये हैं और यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स वो हैं जो फेल हो गए, और इन 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मुझे बताना है। लेकिन उससे पहले जो डाटा गिवन है उससे मैं ये वाली वैल्यू निकाल लूंगा। अब आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे मुझे चाहिए एफ और एक्स का कॉलम चाहिए। यानी मेरे पास ये जो मार्क्स हैं ये एक्स है और जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ है। तो मैं एक एफ एक्स का कॉलम बनाऊंगा, जैसे मीन निकालते हैं। तो 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 9। यहाँ पर जो सम ऑफ एफ एक्स है 237 है, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये 40 थे, डिवाइडेड बाय 40। तो ये बेटा आ रहा है 5.925। वो 40 स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम पास किया है उनका एवरेज बन रहा है 5.925। ये मैं अपने यहाँ पर पुट कर लूंगा 5.925। तो अब अगर आप देखें तो मेरे पास सिर्फ x2 में इक्वेशन रह गई है। सबसे पहले ये 50 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 50 टाइम्स 5.16 इज 258। 258 इक्वल्स टू, अच्छा अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 40 टाइम्स 5.925, तो ये आ रहा है 237 प्लस 10x2 बार। अब 237 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। 285 माइनस 237, बेटा ये बन रहा है 48 इक्वल्स टू 10x2 बार। और अब ये 10 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x2 बार की वैल्यू बनेगी 48 डिवाइडेड बाय 10, तो ये होना चाहिए 4.8। 258 था, मैंने 85 लिख दिया है। अच्छा, यस, ठीक है, थैंक यू बेटा। अभी सही कर लेते हैं इसको। 258, 258, इसमें से जब ये माइनस होगा तो फिर ये भी चेंज हो जाएगी वैल्यू। इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो 258, 258 माइनस 237 इज 21, और 21 डिवाइडेड बाय 10 इज 2.1। तो वो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं उनका एवरेज आ रहा है 2.1,
और ऑप्शन चेक करते हैं तो ये बन रही है चार्ली चार्ली ऑप्शन बेटा। अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो फिर मैं इससे आगे चलता हूँ। ये इसकी वर्किंग शो हो रही है। ये 83 डन हो गया। 97 जो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एक्स बार इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय ए एंड देन इज इंक्रीज्ड बाय 10 देन द मीन ऑफ द न्यू सेट इज। अच्छा, अब ये हमें कैसे मिल रहा है समझते हैं। हर ऑब्जर्वेशन को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर जो आंसर आ रहा है उसको 10 से इंक्रीज कर रहे हैं, 10 यूनिट से, यानी हमें वाई कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 97, वाई हमें इस तरह से मिल रहा है कि एक्स को की हर वैल्यू को हम ए से डिवाइड कर रहे हैं और फिर 10 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं। एक्स इज डिवाइडेड बाय ए देन इंक्रीज बाय 10। तो अब अगर मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो जो इसका एलसीएम लूंगा तो ए आ जाएगा, यहां पर एक्स रहेगा प्लस यहां पर हो जाएगा 10a, और अब यहाँ पर y है तो मैं x की जगह भी बार लगा दूंगा, y की जगह भी बार लगा दूंगा, तो मेरा आंसर है x बार प्लस 10a डिवाइडेड बाय a। ऑप्शंस को चेक करें, x बार प्लस 10a डिवाइडेड बाय a इज चार्ली। ये इसकी वर्किंग चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। नाइन्टी सेवन क्लियर है, पहले उसका बताएं। अगर वो क्लियर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। ओके, अब उसके बाद 92 आपने कहा, हसन महफूज को क्लियर नहीं हुआ। ओके हसन, देखो बेटा क्वेश्चन ये था कि x की हर ऑब्जर्वेशन को हम 10 से a से डिवाइड कर रहे हैं, देन उसको 10 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो x डिवाइडेड बाय a प्लस 10। उसके बाद तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ सिंपल मैथ्स यूज किया, बेसिक मैथ्स। यानी जब मैंने x अपॉन a को 10 में ऐड करना होगा तो किस तरह से ऐड करूंगा, जाहिर है एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा ना। तो x अपॉन a और प्लस 10 अपॉन 1 का एलसीएम आएगा a, और उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। बस इतना ही काम किया इसमें बेटा मैंने, और फिर y और x की जगह पर उनके बार लगा दिए, x बार और y बार, तो आंसर आ गया। ओके इसके बाद बेटा आपने कहा 92, क्वेश्चन नंबर 92, उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अरिथमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी को याद करें। अरिथमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी थी द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन इज मिनिमम। अच्छा, अब यहां पर और फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 0। तो यहां देखें उसने जो पहली ये वाली इंफॉर्मेशन दी है, इतनी इंफॉर्मेशन, इससे मुझे ये पता चला कि ए मीन है, और फिर स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम ए को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यानी यहाँ पर अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉपर्टीज एट ए टाइम अप्लाई हो रही हैं। इसका आंसर आएगा मिनिमम। क्यों मिनिमम आएगा, क्योंकि ए अरिथमेटिक मीन है। ए कैसे अरिथमेटिक मीन है वो मुझे सॉरी इस जगह से पता चला, क्योंकि उसका सम 0 आ रहा है। क्लियर है बेटा? ऊपर ओके जी, 132 को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले वो कहता है फर्म रेडीमेड गारमेंट्स मेक बोथ मेन एंड वुमेन शर्ट्स। एक रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है जो मेन और वुमेन दोनों की शर्ट्स बनाता है। इट्स प्रॉफिट एवरेज इज 6% ऑफ सेल्स। ऑफ सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स। इट्स प्रॉफिट इन मेंस शर्ट्स एवरेज 8% ऑफ सेल्स, और जो मेंस की शर्ट्स हैं वो 8%, टोटल सेल्स का 8% है। एंड वुमेन्स शर्ट्स कंप्राइज 60% ऑफ आउटपुट। द एवरेज प्रॉफिट पर सेल ऑफ रुपी इन वुमेन शर्ट्स इज। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम, क्योंकि बात हो रही है एवरेज की और दो ग्रुप्स की बात हो रही है, एक मैन की और एक वुमेन की, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो तो है कंबाइंड मीन का। पहली बात n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। फॉर्मूला डिसाइड हो गया। अच्छा, फॉर्मूला जब डिसाइड हो गया तो सबसे पहले कंबाइंड मीन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो उसने कहा है 6% ऑफ सेल्स, यानी टोटल सेल्स का 6% है। तो मैं यहाँ 6 लिख लेता हूँ, परसेंट लगाने की मुझे जरूरत नहीं है अभी।
मैं अपने फाइनल आंसर के साथ 6% लगा लूंगा। अच्छा, अब N1 जो है ना, वो मुझे कैसे पता चला कि 40 है? वो इस तरह से पता चला कि वुमेन्स की शर्ट जो है वो टोटल प्रोडक्शन का 60% है। तो ये 60 है तो फिर मेन का क्या होगा? 40 होगा। और मेंस की शर्ट जो एवरेज है वो 8% है, मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, यानी 40 प्लस 60। 40 जो है 40% मेन का है, 60% वुमेन का है। परसेंट इसलिए नहीं लगा रहा कि कैलकुलेशन आसान रहे, आखिर में जाकर हम परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं जरा। ये देखें, ये 60 और 40 100 हो जाएगा। जब इक्वेशन की अदर साइड पर आकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 600। 40 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 320 प्लस ये हो जाएगा 60 x2 बार। सबसे पहले ये 320 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा 600 में से, तो ये बचेगा 600 माइनस 320 इज 280। 280 इक्वल्स टू 60 x2 बार, और अब 60 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 280 डिवाइडेड बाय 60 इज 4.6। 4.66 है तो मैं उसको 67 लिख रहा हूँ। और अब इसमें चूंकि मेरा फाइनल आंसर है तो इसके साथ मैं परसेंटेज का साइन लगा रहा हूँ। और अब मैं अपनी ऑप्शन चेक करूंगा, तो ऑप्शन में मेरे पास आ रहा है 4.6% इज अल्फा। अगर उसमें कोई पॉसिबिलिटी बनती हुई तो जरूर शिफ्ट कर देंगे। यानी टोटल आउटपुट का 60% है। इट मीन्स कि अगर 100 शर्ट्स बन रही हैं तो उसमें 60 शर्ट्स वुमेन की हैं और 40 शर्ट्स मेन। N1 मिल गया 40%, 2 बार ही लिखूंगा ना बेटा, और इसमें कोई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, 106 समझ बेटा, ये तो अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास एवरेज है ना बेटा मैथमेटिकल एवरेजेस में, वो है ज्योमेट्रिक मीन। जो नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज है वो है ज्योमेट्रिक मीन। की आंसर की भेज दूंगा, जो हमने कर लिया होगा ना उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। जब एक दफा हम क्लास में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया करेंगे, आप लोग भी करके आ जाएंगे, तो फिर जो क्वेश्चन हो चुके होंगे उनकी आंसर की आपको मिल जाएगी, और तो इस तरह आपके पास आंसर की आती जाएगी और बनती जाएगी। क्लियर है अब्दुल्ला? ओके। ज्योमेट्रिक मीन बेटा क्या चीज है? ये भी मैथमेटिकल एवरेज है जैसे अर्थमेटिक मीन थी। डिफरेंस ये है बेटा कि ज्योमेट्रिक मीन हम यूज करते हैं, इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज ग्रोथ रेट। यानी जब हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना चाहें, एवरेज परसेंटेज चेंज जब कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद पहली चीज, जिस तरह अरिथमेटिक मीन के लिए हमने कुछ सिंबल्स यूज किए थे जैसे एक्स बार या जैसे म्यू, ज्योमेट्रिक मीन के लिए कोई सिंबल नहीं होता, इसको डायरेक्ट हम GM लिखते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अरिथमेटिक मीन में हमने ऑब्जर्वेशंस का सम निकाला था, यानी हर ऑब्जर्वेशन को प्लस किया था। यहां पर हम हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को वहां पर हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड किया था n से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का हम nth रूट लेंगे, यानी उसकी पावर 1/n ले लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं उन ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी पावर 1/n ले लेंगे। यानी लेट से अगर हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम पहले उन 5 ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अपने फाइनल आंसर की पावर 1/5 ले लेंगे। तो इस तरह से हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होकर हमें मिल जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दूं तो ये कुछ यूं हो जाएगा, x1 का मतलब है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाइड बाय x2 यानी सेकंड ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाइड बाय x3 थर्ड ऑब्जर्वेशन, और इस तरह से मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा xn तक, और इसकी पावर में लगा दूंगा 1/n। तो अब ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है किस फॉर्म में? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। और ये फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। ये फॉर्मूला यूज होता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा कौन सा डाटा होता है? जिसमें हमारे सामने कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती।
अच्छा, अब जरा पहले इसकी बेसिक कैलकुलेशंस आपको समझा दूं। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं 25, 14, 35, 62 एंड 50, और आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम इन ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 62 मल्टीप्लाइड बाय 50, और ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 एंड 5, और इसकी पावर मैं ले लूंगा 1/5। अब इसको जरा कैलकुलेटर पे कैसे फीड करना है इसको देखें। सबसे पहले ब्रैकेट का साइन लगाएं। 25 इंटू 14 इंटू 30, ये वाले की प्रेस करूंगा, क्या होगा, और अब यहाँ 0। 30 टू 35 इंटू के ऊपर है, से आपके पास वहां लिखा हुआ आ जाएगा। अब पहले 1 लिखें, फिर ये एरो की जो दरमियान में एरो की बनी हुई है इसको क्लिक करें, कर्सर नीचे आ जाएगा, और अब यहाँ पे 5 लिखें और इक्वल प्रेस कर दें। दरमियान में एरो की बनी हुई है इसको क्लिक करें, कर्सर नीचे। ओके बेटा, ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड। बेसिक डिफरेंस ये है कि ज्योमेट्रिक मीन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने परसेंटेज चेंज निकालना हो। ठीक है, जब हमने परसेंटेज चेंज निकालना हो। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेटर है फातिमा आपके सामने आ गया। ठीक है, ये देखें, मैं एसी का बटन प्रेस कर रहा हूं बेटा। परसेंटेज चेंज, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर हो जाए। मैं जरा फातिमा को ये इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा दूं। ये देखो बेटा, ब्रैकेट का साइन लगाया है मैंने, और अब यहाँ पर वैल्यूज लिखना शुरू की है। ये देखें, ये वैल्यूज थी आपके सामने। पहली वैल्यू थी 25, ये 25 लिखा मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 14 लिखा मल्टीप्लिकेशन का साइन, 35 लिखा मल्टीप्लिकेशन का साइन, 62 लिखा है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 50 लिखा है मल्टीप्लिकेशन का साइन। ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। उसके बाद ये एक्स के ऊपर बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये दूसरा जो एरो की नजर, ये एरो एरो को देखें कहाँ जा रहा है। ये जो मेरे पास की है जिसपे बॉक्स और दो बॉक्स बने हुए ऊपर नीचे, ये प्रेस किया है। उसके बाद 1 प्रेस किया है। ये जो दरमियान में मेरे पास, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कैसे हम एवरेज ग्रोथ रेट। सैलरी में जो इंक्रीज है वो है 10%। क्या विदाउट कैलकुलेटर बताऊं बेटा? फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो गया। सेकंड ईयर में 20% इंक्रीज हुआ आपकी सैलरी में जो इंक्रीज है। थर्ड ईयर में ये 15% इंक्रीज हो गई आपकी सैलरी, और फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी इंक्रीज हुई 9%। तो अब अगर आप ये देखना चाहें कि 4 साल गुजरने के बाद आपकी सैलरी में ऑन एवरेज कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, एवरेज परसेंट इंक्रीज इन सैलरी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, मसला ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सैलरी नहीं है, यानी हमें ये नहीं पता कि हमारी सैलरी कितनी थी, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि पहले साल 10% इंक्रीज हुई, दूसरे साल 20%, 15%, चौथे साल 9% इंक्रीज हुई। तो अब हम एक काम ये करेंगे कि जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आएगा जिसमें सिर्फ परसेंटेज लिखी गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, पहले साल 10% इंक्रीज हुई थी, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी 100 रुपए थी, तो 10% इंक्रीज होने का मतलब है पहले साल मेरी सैलरी हो गई 110, यानी 100 रुपए मेरी सैलरी थी, 10% बढ़ गई तो 110 हो गई। अच्छा, दूसरे साल मेरी सैलरी बढ़ गई है 20%, तो अब मैं अगेन अपनी सैलरी को 100 मानकर उसका 20% निकाल के इंक्रीज करूंगा, तो अब दूसरे साल की मेरी इनकम हो गई 120। तीसरे साल मेरी इनकम बढ़ी है 15%, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी सैलरी को 100 मानकर उस पर 15% इंक्रीज करूंगा, तो ये हो जाएगी 115। चौथे साल में 9% बढ़ी है, तो मैं उसको मान लूंगा 109। बेटा 10% इंक्रीज हुई है तो 10 है ना, 100 सैलरी थी, 10% इंक्रीज हुई है तो 10% बनेगी, 100 का 10% बनता है 10, इसमें जब ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 110।
थोड़ा सा बेटा बेसिक मैथ्स पे काम करें आप लोग। नहीं 110 पे नहीं करेंगे, उसको 100 मानेंगे, उसको आगे चलेंगे। जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो जो भी वैल्यू होती है उसको 100 मानकर उसको आगे इंक्रीज करते हैं हमेशा। ओके, तो अब आपके सामने जो ऑब्जर्वेशन है वो 4 ऑब्जर्वेशन आ गई। कौन कौन सी? 110, 120, 115 और 109। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन आ गई। हम इन 4 ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे। 4 ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर ले लेंगे 1/4। तो अगेन कैसे चलेंगे? ब्रैकेट साइन, पहली वैल्यू है 110, दूसरी वैल्यू है 120, प्रेस करें 1/4, मैंने राउंड करके लिख लिया। अच्छा, अब मसला ये है कि मैंने जो 100 है वो अपनी तरफ से इसको इसमें शामिल किया था, तो वो जो 100 मैंने इसमें शामिल किया था उसको मैं इसमें से माइनस कर लूंगा। 113.42 माइनस 100, तो मेरे पास आंसर आएगा 13.42%। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी में इन 4 सालों में ऑन एवरेज 13.42% का इंक्रीज हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि मेरी सैलरी इन 4 सालों में ऑन एवरेज इतनी बढ़ी है। वर्किंग समझ में आई बेटा आप लोगों को? एक एग्जांपल और भी दे दूंगा अभी। ओके, एक काम और करते हैं। लेट्स से हम बात कर रहे हैं मंथली एक्सपेंडिचर की। -5% and 30% respectively. Find average percentage change in monthly expenditures. ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब जहां पर प्लस की फिगर्स नजर आ रही हैं उसका मतलब ये है कि उस ईयर में उस मंथ में एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, और जहां पर माइनस की फिगर नजर आ रही है उसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है परसेंटेज की फॉर्म में। तो जैसे अभी हमने 2 मिनट पहले क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरह हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि हमारे पास जो स्टार्टिंग मंथ था उसका एक्सपेंडिचर था 100 रुपीज। तो फर्स्ट मंथ में जब 15% हमें नजर आया तो इसका मतलब ये है कि अब वो वैल्यू बन जाएगी 115। अच्छा, अब दूसरे महीने में हम फिर उसको 100 मानकर 25% इंक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा 125। और तीसरे मंथ में भी 100 मानकर 5% डिक्रीज करेंगे, तो वो हो जाएगा 95, क्योंकि -5% है। प्लस हो तो 100 में ऐड कर दें, माइनस हो तो 100 में से माइनस कर लें। और फिर फोर्थ मंथ में हमारे पास है +30%, तो वो हो जाएगा 130। 4 ऑब्जर्वेशन हैं, इन 4 ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके इनकी पावर ले लेंगे 1/4। मैंने एग्जाम्पल में 4 ऑब्जर्वेशन ली है, लेकिन इससे आगे ज्यादा कम या ज्यादा हो सकती है। तो पहली ऑब्जर्वेशन है 115, दूसरी ऑब्जर्वेशन है 125, तीसरी ऑब्जर्वेशन है 95 और चौथी ऑब्जर्वेशन है 130। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये पावर प्रेस करूंगा, ये वाली की प्रेस करूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, एरो की से नीचे आऊंगा, 4 लिखूंगा और अब इक्वल प्रेस कर दूंगा, माइनस करूंगा जो मैंने इसको दिया। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ऑन एवरेज कंपनी के एक्सपेंडिचर्स में 15.43% इंक्रीज आया है, क्योंकि प्लस की फिगर आ रही है। जी बेटा अब्दुल राफे, पूछो क्या पूछना है बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर आपने एग्जांपल दी कि परसेंटेज के हिसाब से महीने में जो बढ़ रही है, तो मैं लेट से एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैं कोचिंग में पढ़ रहा हूँ और वहाँ की पहले महीने की फीस जो है वो 100 रुपये, ठीक है। और अगले महीने सर बताते हैं आकर मुझे कि आपकी 10% बढ़ गई है, तो ठीक यानी है, कि अब 110 रुपये हो गई होगी और मैं 110 रुपये उन्हें दूंगा। सही है, ठीक है, तीसरे महीने सर बताते हैं कि 5% बढ़ गई है। सही है। मैं 5% 110 का बढ़ा के दूंगा ना उन्हें, मतलब मैं बेटा उन्हें मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 110 पे जब बढ़ाओगे ना तो जी उस 110 को बेस मानोगे ना। जी। हमेशा होता ये है कि वो 110 को जब आप बेस मानोगे ना तो बेस 100 ही बन जाएगी। नहीं, ये वही बात चीज बन मुझे जाती है, समझ नहीं आ वही रही चीज बन जाती है ये। ठीक है, मतलब। उसको 100 बना दो ना, अच्छा। उसको 100 बना दो, उसका उतने परसेंट बढ़ा दो। फिर उसको जितनी वैल्यू आए उसको 100 बना लो, क्योंकि हमने उसका 5% या उसका 10% निकालना होगा, तो उसको 100 मानेंगे तो उसका आगे निकालेंगे ना बेटा। अल्टीमेटली आंसर वही आता है जो आप कह रहे हो और जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन तरीका यही है, उसको 100 मानकर आगे चलेंगे। ठीक है बेटा। नहीं लेकिन सर, एक प्रैक्टिकल अगर मैं एग्जांपल पूछूं बेटा मैं जैसे। आपकी बात समझ गया हूँ, 1 मिनट रुकना जरा। ओके ओके। देखो बेटा,
बेटा मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हो कि जी वो 115 का 25% बढ़ाऊं, तो बेटा वो 115 का ही 25% बढ़ रहा होता है। 115 को जब मैं बेस 100 मानूंगा तो वो बढ़कर उतना ही हो जाएगा जितना आप फरमा रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना होता है, तो मुझे परसेंटेज, इस परसेंटेज में मेरा इंटरेस्ट होता है, ये जो परसेंट बढ़ रही है, बस कैलकुलेशन के लिए मैं यही काम करता हूँ। और आप एक काम करें, अपनी एकेडमी चेंज कर लें जो हर दूसरे महीने पैसे बढ़ा रहे हैं आपके, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर, मैं समझ गया। ओके। ठीक है बेटा, ओके। हाँ बेटा कंपाउंड ही हो रही है अनस, बेटा वो इस तरीके से भी कंपाउंड ही हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। अच्छा, जब ग्रुप डाटा के लिए जाएंगे तो अब हम ग्रुप डाटा में हमारा फॉर्मूले में एक स्लाइड सा चेंज आ जाएगा, ग्रुप डाटा की कैलकुलेशन में एक स्लाइड सा चेंज आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू x1, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, रेज टू द पावर f1 इंटू x2 रेज टू द पावर f2 इंटू x3 रेज टू द पावर f3, और इस तरह मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा xn तक, रेज टू द पावर fn, और होल रेज टू द पावर सम ऑफ f। यानी इस तरीके से फॉर्मूले में एक स्लाइड सा चेंज आ जाएगा। x क्या चीज है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या फर्स्ट मिड पॉइंट। f क्या चीज है? फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसी तरह x2 क्या है? सेकंड मिड पॉइंट। और फिर f2 क्या है? सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसका आपको डाटा लिख के दिखाता हूं। x और f, लेट्स से मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 6, 8 और 10, और इनका ज्योमेट्रिक इनका फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 12, 7 एंड 2। ठीक है, तो अब अगर आप इस डाटा को देखें तो x और f मुझे ये बता रहा है कि ये ग्रुप डाटा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें मुझे नजर आ रही है। उसके बाद ये है x1 और ये है f1, ये वैल्यू है x2 और ये वैल्यू है f2, x3, f3, x4, f4, x5 और f5, और यहां पर मुझे मिल जाएगा सम ऑफ f। टोटल करेंगे 20, 27, 29 और 5, 29 और 5 34। तो ये मेरे पास डाटा बन के आ गया। अब मैं अपने फॉर्मूले में इसको पुट करूंगा, तो x1 2 रेज टू द पावर f1 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू द पावर 8 इंटू 6 रेज टू द पावर 12 इंटू 8 रेज टू द पावर 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, और होल रेज टू द पावर 1 अपॉन सम ऑफ f, जो कि इस केस में 34 है। अच्छा, अब मैं आपको ये कैलकुलेटर पे पुट करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर पे क्या करना है, आपने ये जरा अगर एरो की आपको नजर आ रही है तो उसको देखते जाए, इसको फॉलो करें। सबसे पहले ब्रैकेट साइन, ये मैंने 2 लिखा, ये जो x के ऊपर बॉक्स बना हुआ है ये वाली की प्रेस करता हूँ, ये वाली की यूज कर रहा हूँ मैं, x की पावर बॉक्स, एक ये वाली की यूज करता हूँ और एक ये वाली की यूज करता हूँ मैं, ये दो कीज यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है 5, और अब ये देखें दरमियान में जो एरो की है जिस पर रिप्ले लिखा हुआ है, एक ऐसे राउंड की है ना, ये वाली, ये राउंड की है, यहाँ पर इस तरह से एरोज बने हुए, इसमें मैं राइट वाली की यूज करता होता हूँ, ये बता रहा हूँ आपको। तो राइट वाली की को जब मैं प्रेस करूंगा तो ये कर्सर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन, दोबारा लिखूंगा 4, फिर ये एक्स रेज टू दी पावर बॉक्स प्रेस करूंगा, ठीक है, और अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 8, फिर ये राइट वाली की प्रेस करूंगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन 6 रेज टू दी पावर 12, फिर राइट की, मल्टीप्लीकेशन का साइन 8 रेज टू दी पावर 7, अगेन 10 रेज टू दी पावर 2, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, एरो की से साइड पर आए, ब्रैकेट क्लोज, अगेन एक्स रेज टू दी पावर बॉक्स, और अब ये वाली की प्रेस करूंगा, और अब यहाँ 1, और यहाँ पर मुझे लिखना है 34, ये 34, और अब इक्वल प्रेस कर दूंगा। तो मेरा आंसर है 5.0737 है, तो मैं 5.07 लिख रहा हूँ उसको, 5.07 चेक कर ले बेटा। किसी को इसकी कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर दूंगा।
कि अगर आप लाइव क्लास में मेरे सामने बैठे होंगे ना तो फिर बहुत सारी चीजें मुझे आपसे पूछनी नहीं पड़ती, मैं सिर्फ आपकी तरफ देखूंगा, मुझे समझ में आ जाएगी कि इस बच्चे को समझ आई है या नहीं आई। तो इसलिए फिर थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास के यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं, वहाँ ये डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे साथ हैं। पर कोशिश तो यही होती है कि आप जब यहाँ से जाएं तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज रह जाए करे तो माफ कर दिया करो, सॉरी। ये है हमारे पास अब्दुल 13। एक आंसर मेरे पास आ गया है और दूसरा तीसरा चौथा आना शुरू हो गया। रिजल्ट फिल्टर में ऑप्शन नहीं है बेटा। 82 ES है बेटा, चेंज कर लो, बेहतर है चेंज कर लो। पुरानी चीजों से प्यार तो बहुत होता है बेटा, लेकिन एक वक्त आता है कि उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो बेटर है कि आप एडवांस लेवल के जो कैलकुलेटर है, लेकिन ES लेना, EX मत लेना। ओके जी, तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन हमें क्लियर है हम सबको। अब ES लेना है बेटा, ES, EX नहीं, ES। EX जो है वो अलाउ नहीं है आपको। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मुझे और लिखना है, अगर उसका आंसर निकल आया तो बस फिर बात खत्म, मसला हल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखना है मुझे आपके लिए। 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। 100, 125, 150, 250 और 120 एंड 50। जल्दी से बेटा इसका भी आंसर चाहिए मुझे। आंसर बेटा 10.14 आ रहा है, आलियान शकील। अच्छा, तुम्हारे पास कैलकुलेटर अच्छा वाला नहीं था इसलिए तुम उस वक्त कह रहे थे कि सर विदाउट कैलकुलेटर बताएं। वेरी गुड। बेटा कैलकुलेटर सॉरी मजबूरी है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ बेटा, किसी से निकला आंसर? मैथ्स एरर आ गया, मैथ्स एरर आ गया। ओके बेटा, मुझे मालूम था कि मैथ्स एरर आना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो अब क्या करें अगर मैथ्स एरर आ जाए? मैथ्स एरर पता है क्यों आ रहा है बेटा यहाँ पर? मैथ्स एरर इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस इतनी लार्ज हो गई हैं कि इन आपका कैलकुलेटर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। आपका कैलकुलेटर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। तो अब ऐसी सिचुएशन में आके हम क्या करें? अब ज्योमेट्रिक मीन तो निकालना है। हाँ बेटा, अब सबका एरर आने वाला है, आप मैसेज छोड़ के मेरी बात सुनो। अब हम अपने फॉर्मूले को एक चेंज लेकर आएंगे, फॉर्मूले में एक, और वो चेंज ये है बेटा कि अब हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे कुछ इस तरह से। एंटी लॉग, बेटा तुम 6 दफा भी ट्राई करोगे तब भी मैथ्स एरर ही आएगा। 2 टाइम्स मैथ्स एरर का क्या मतलब होता है? एंटी लॉग सम ऑफ एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले में आपको जो चीज नजर आ रही है वो है लोगैरिथम। अच्छा, आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है लोगैरिथम क्या चीज होती है? कोई इसकी डेफिनेशन बता सकता है या इसका कोई यूज बता सकता है हमें? कोई भी आप में से। अब ये मत कहना कि लोगैरिथम पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक तक तो। नहीं बेटा, वो मिस्टेक नहीं थी।
आपसे ये मिस्टेक करवाई गई, जानबूझ के करवाई गई, ताकि आपको बताया जाए कि आगे आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। मोहम्मद अनस। हाँ जी। तो बेटा जब हम किसी ह्यूज नंबर को 10 की बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें, फायदा क्या होता है? देखिए बेटा, लॉग जो है ना, या लोगैरिथम जो है, ये पुराने वक्त के लोगों का कैलकुलेटर है। पुराने वक्त के लोगों का कैलकुलेटर है। लॉग बेसिकली क्या करता है, लार्ज वैल्यूज को स्मॉल कर देता है। लार्ज वैल्यूज को स्मॉल कर देता है। बेटा ये आपका कैमरा ऑन हो गया, बेटा कैमरा ऑफ करो बेटा। कोई बात नहीं, मैं आप बता रहा हूँ बेटा। लोगैरिथम क्या चीज है, ये लार्ज वैल्यूज को स्मॉल कर देता है। ये आ देखें आपके सामने, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये देखें। अगर मैं 1000 का लॉग लूंगा, तो देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, 3। लॉग क्या करता है, लार्ज वैल्यूज को स्मॉल कर देता है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं 100 का लॉग लूंगा तो वो उसको कर देगा 2। तो 100 को 2 बना रहा है, 1000 को 3 बना रहा है, तो क्या लॉग क्या करेगा, वैल्यूज को कर देगा स्मॉल। जब वैल्यूज स्मॉल हो जाएंगी तो उनकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम क्या काम करते हैं, इस फॉर्मूले को अगर आप देखें, तो पहले हम लॉग को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को आसान करते हैं, और एट द एंड अपने एक्शन को रिवर्स करके वापस उसी जगह पे चले जाते हैं जहां से हम चले थे। तो इस तरह से हम लार्ज वैल्यूज को स्मॉल करते हैं, कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद एंटी लॉग लेकर वापस उसी जगह चले जाते हैं। अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हमने कैसे पुट करना है, जरा ये देखें। कैलकुलेटर पे सामने रखें, और ये देखें मैंने आपके सामने कैलकुलेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, आ रहा है, नजर आ रहा है ना आप सबको? ये वैल्यूज जरा सामने रख लेते हैं। ये वैल्यूज आ रही हैं, देखें। सबसे पहले हमने शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है, शिफ्ट और लॉग। जैसे ही मैं शिफ्ट और लॉग प्रेस करूंगा, मेरे सामने 10 एक बॉक्स बन के आ जाएगा, और उसके बाद मैंने ये वाली की प्रेस करनी है, बॉक्स के ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, इस वाले फॉर्मूले को देखें यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर वैल्यू का लॉग ले रहा हूँ। हर वैल्यू का लॉग ले रहा हूँ, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फिर जो वैल्यूज आ रही हैं उनको यहाँ पर ऐड भी कर रहा हूँ। अब यहाँ देखें हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको। सबसे पहली वैल्यू लॉग, एफ एफ की वैल्यू है 100, मल्टीप्लाइड बाय लॉग 25, ब्रैकेट क्लोज। 100 फ्रीक्वेंसी थी, एक्स की वैल्यू 25 थी, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लॉग 25, प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 125 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 35, फिर प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 45, प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 50 मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इस यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल डायरेक्ट मैं यहीं पे कर लेता हूँ, 100 प्लस 125 प्लस 150। और अब 46 पॉइंट, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, 46.709 है, तो मैं 46.71 लिख रहा हूँ। 46.71, ये मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ रही है। मैं कर देता हूँ बेटा, ये देखो, मैं कर रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, मैसेज करना छोड़े, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखें यहां पर आप डाटा को अगर आप देखें, 125 मल्टीप्लाइड बाय 70, सबसे पहले करें, और उसके बाद देखें क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 65 में मेरे पास रिप्ले की है, इसमें राइट कॉर्नर, राइट वाली की प्रेस करें तो कर्सर नीचे आ जाएगा। और अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करके लिख दो, +1। हाँ बेटा, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। दो केसेस ऐसे हैं जहां पर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। अच्छा, कौन कौन से? नंबर 1, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी calculated, number 1, if any observation in the data is 0। अगर डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन 0 है तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। नंबर 2, if
any observation in the data is नेगेटिव। अगर डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो तब भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन जीरो हो, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसलिए डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन अगर जीरो होगी तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। दूसरा केस, अगर डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होगी तो अब भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम उसकी nth रूट लेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर्स में चला जाएगा। तो अगर दो केसेस हैं, जीरो और नेगेटिव नंबर, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब अगर यहां तक हमें चीजें क्लियर हो, जी बेटा अब्दुल राफे पूछो। जी बेटा पूछो। फॉर एग्जाम्पल सर जी जी बोलो। सर इसका मतलब तो ये हुआ, अगर किसी कंपनी में या कहीं भी ग्रोथ रेट में डिक्रीज आ रहा होगा, यानी कि परसेंटेज माइनस में होगी, हाँ। तो मतलब उसका जो ग्रोथ रेट का डिक्रीज है वो ज्योमेट्रिक मीन से नहीं कैलकुलेट कर सकते, सिर्फ इंक्रीज क्या कर सकते बात है हैं। आपकी। आपका नाम नोमान है बेटा? नहीं, अब्दुल राफे बट अब्दुल राफे। अब्दुल राफे बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपके लिए अभी ना एक चीज याद करवाना चाहता हूँ। 2 मिनट पहले आपने एक क्वेश्चन किया था, वो था चेंज इन मंथली एक्सपेंडिचर वाला, याद आया? अभी किया था आप लोगों ने। यस उसमें पहली वैल्यू थी 15%, दूसरी वैल्यू थी शायद 25%, तीसरी वैल्यू थी -5% और चौथी वैल्यू थी 30%, अगर मुझे सही याद है तो बेटा बात यह है कि परसेंटेज चेंज था, वो ग्रोथ रेट परसेंटेज में था ना। मिसाल के तौर पर 15% है, 25% है और -5% है और 30% है। तो ये जो -5% है ना, ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी है, ये तो ऑब्जर्वेशन का चेंज है। ऑब्जर्वेशन को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। माइनस का मतलब तो सिर्फ ये है कि वो ऑब्जर्वेशन रिड्यूस हो रही है, ऑब्जर्वेशन माइनस में नहीं है। आपको क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? ये जो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही है ना, जैसे 15% था तो इसको हमने लिखा था 115, इसको हमने लिखा था 125, इसको हमने लिखा था 95 और इसको लिखा था 130। इनमें से कोई चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन का वर्ड यूज किया बेटा मैंने यहाँ पे, ये देखें मैंने यहाँ लिखा है ऑब्जर्वेशन को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? थोड़ा सा ऊंचा बोलो मुझे से। ऑब्जर्वेशन का मतलब एक्स होता है, एफ नहीं होता। पिछला आपने ग्रुप डेटा के लिए करवाया जी एग्जांपल जी। देकर, हाँ हाँ इसमें x 2 4 6 8 और 10 था, हाँ हाँ। तो उसमें अगर माइनस हो कोई भी वैल्यू, यानी हाँ कि तो नेगेटिव नहीं हो, फिर नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। ठीक, समझ गया। क्वेश्चन मार्क करने के बाद फिर उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सारे बेटा किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी स्टेज पर आपको भी समझ में ना आ रही हो बात, तो फिर कोई आप पे भी हंस सकता है। प्लीज कोशिश करें इस तरह की चीजें ना करो। ठीक है? हर बंदे का, हाँ बेटा बिल्कुल नमाज ब्रेक ले ले। ये ब्लू 10 मिनट और मुझे 2-4 क्वेश्चन कराने दें, उसके बाद 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, आप लोग नमाज पढ़ के और फिर उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू कर लीजिएगा। क्या हो गया? बेटा अपना माइक ऑफ करो मेरा बेटा। तो उधर गायब मेरा बच्चा आप ऑनलाइन बैठे हुए हो, आपकी आवाज सबको सुनाई दे रही है। कहाँ हो आप? अच्छा आपका हमने म्यूट करना है, क्यों? आपसे नहीं म्यूट होता बेटा? कोई भाई इसको म्यूट करो। कैसे होगी ये लड़की म्यूट? अच्छा आप ऑफिस में थे तो हो गई आप म्यूट, या भी करना है आपको? हो गई। अच्छा मायरा लिखा हुआ, मैं समझ कह रही मेरा ऑफ करें। मैं कही क्या बोल रही है बच्ची, मेरा म्यूट ऑफ करें। ठीक है, सॉरी बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद
क्वेश्चन नंबर 46। 46 के बाद है बेटा सिक्सटी थ्री, 63 के बाद है 65, 65 के बाद है 70, 75 के बाद है बेटा 72, 72 के बाद है बेटा 96, 96 के बाद है 107, और उसके बाद है 126, काफी है फिलहाल। 6 के बाद बेटा के बाद है बेटा 63 के बाद है 65, 65 के बाद है 70, 75 के बाद है बेटा 72, 72 के बाद है बेटा 96, 96 के बाद है 107, और उसके बाद है 126, काफी है फिलहाल। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, ये 16.5 नहीं है, ये वैल्यूज है x, 16, 50, b20। ये है क्वेश्चन। इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x, 16 एंड 50, b20, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये पॉइंट नहीं है, दरमियान में कॉमा है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है। 16 अलग वैल्यू है और 50 अलग वैल्यू है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हमें ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमें मालूम है कि ज्योमेट्रिक मीन हमें मिलता है नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से। तीन ऑब्जर्वेशन है, x1, x2 और x3। इन तीन ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इन पावर 1/3 लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है हमारे पास 20, यही बोला है ना उसने। देखें, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है 20 और तीन ऑब्जर्वेशन ये हैं 50, 16 और x। तो x मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 50 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ब्रैकेट है, इसके ऊपर पावर 1/3 है। इस 1/3 पावर को कैंसिल आउट करने के लिए हम दोनों साइड्स पर पावर 3 ले लेंगे, दोनों साइड्स पर पावर 3 ले लेंगे। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू x, और 16 इंटू 50 हो जाएगा 800। और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 800। और मेरा कैलकुलेटर मुझे ये बताता है कि 20 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 800 इज 10। तो जो तीसरी ऑब्जर्वेशन मेरे पास है वो है 10। हाँ जी, क्लियर है बेटा?
क्वेश्चन समझ में आया? तीन वैल्यूज थी, एक वैल्यू x थी, दूसरी वैल्यू 16 थी, तीसरी वैल्यू 650 थी। इन तीन वैल्यूज का जो ज्योमेट्रिक मीन था वो 20 था। उसने कहा कि जो इसमें एक मिसिंग वैल्यू है x, उसकी वैल्यू बताएं, तो वो वैल्यू है 10। ओके, एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, उसके बाद ऑफ कर लेंगे, और आप लोग अगर घर पे वो क्वेश्चंस कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हमने मार्क किया था वो था, इफ देयर आर थ्री टूज, थ्री टूज का मतलब है 3 टाइम्स 2 आया है डाटा के अंदर, 3 5s, 3 टाइम्स 5 आया है, 9 10s और 9 टाइम्स 10 आया है। तो बेसिकली ये एक ग्रुप डाटा है और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जी, 2 की पावर 3, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इसको यहाँ पर हम लिखते हैं x और f की फॉर्म में। उसने कहा था 3 2s, 3 5s एंड 9 10s, ये है डाटा। डाटा समझ में आ गया तो उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? फॉर्मूला ये लगने वाला है x1 रेज टू द पावर f1, x2 रेज टू द पावर f2 और अप टू xn रेज टू द पावर fn और होल रेज टू द पावर 1 अपॉन सम ऑफ f। फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर हम लेंगे तो वो आ रहा है 15, और अब ऑब्जर्वेशन बनेगी 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 एंड 10 रेज टू द पावर 9 और होल रेज टू द पावर 1 अपॉन 15। बेटा ये सॉल्व करके जरा मुझे बताओ। का आंसर बिल्कुल सही है, 6.31 आ रहा है। तो अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो वहां आंसर इस तरह से हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम अगर इन ऑप्शंस को जरा सिंप्लीफाई करें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी यहाँ पर 10,000 की पावर लिखा हुआ है, फिफ्थ रूट लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट 10,000 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 5, तो वही आंसर आ जाएगा जो आप लोगों ने निकाला है, 6.31, अल्फा ऑप्शन। बोलो बेटा, हो सके तो इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, नहीं हुए तब भी कोई मसला नहीं है, हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर मुलाकात होगी।